हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर धनंजय सर और आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हमको बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट को देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीट में आपको असर्शन रीजन टाइप में आ सकते हैं या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में आने के चांसेस है। तो चलो देखते हैं। As you know, the functions of organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, ये होम्योस्टेसिस रहना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट। कोऑर्डिनेशन में दो और उससे ज्यादा ऑर्गन क्या होते हैं, इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। और वो ऑर्गन एक दूसरे के साथ फंक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे या तो रिलेटेड फंक्शंस करेंगे। ठीक है, आगे सपोज फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइजेस द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग द इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसको मेंटेन करना है, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी को एनर्जी चाहिए, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आल्सो इंक्रीज, ऑक्सीजन देना है तो वो मतलब अगर एक्टिविटी हो रही है तो ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा। एनर्जी एटीपी चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ गया। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेड एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा अगर देना है तो रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें अगर ये ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन का रेट बढ़ रहा है लेकिन उसी ऑक्सीजन को हर एक सेल तक अगर सप्लाई करना है तो हार्ट रेट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटी इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, देन हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स। ये भी तो इंक्रीज होना जरूरी है। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। अगर एक्सरसाइज स्टॉप कर दी तो ये सभी एक्टिविटी अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। इन आवर बॉडी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन। हमारा न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम जो है जॉइंटली कोऑर्डिनेट करेंगे, प्रॉपरली फंक्शन करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन एज अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, और एक साथ काम करेंगे। अब स्टेटमेंट में इसमें को ट्विस्ट करके क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, आगे न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है यहां पे, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये पॉइंट याद रखो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। एंड द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड अ केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। किसके थ्रू कर रहा है, हार्मोन के थ्रू कर रहा है। अगर यहां पे याद रखो न्यूरॉन्स है जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते हैं, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है, ये केमिकल इंटीग्रेशन करेगा थ्रू हार्मोन्स। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस सिनेप्स। ये सभी पॉइंट को हम आगे वन बाय वन डिटेल में अभी पढ़ेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं, है ना, इसी को रिलेटेड। तो अब पहला है न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, उससे रिलेटेड आपको अच्छे से प्रॉपरली समझना है। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, उसको बोलेंगे न्यूरॉन, या हम बोल सकते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, विच कैन, अब ये लाइन बहुत जरूरी है। न्यूरॉन्स करते क्या है, तो न्यूरॉन्स पहले कोई भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, उसको रिसीव करेंगे एंड उसको ट्रांसमिट करेंगे। याद रखो, कोई भी स्टिमुलस हो उसको पहले डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे एंड देन ट्रांसमिट करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। तो ये याद रखना है आपको कि न्यूरॉन्स का काम क्या है, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। उसके बाद न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल, ये लाइन बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट इन लोअर इन्वर्टिब्रेट। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं उनमें न्यूरल सिस्टम बहुत सिंपल होती है, आसान होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। इनमें जस्ट न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो देखो एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रा, आपको ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। हाइड्रा, ये याद रखो। तो हाइड्रा में इज अ कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन।
हाइड्रा में इतना ही याद रखना है इस लाइन में, हाइड्रा में सिर्फ क्या है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, मतलब यहां पे कोई मतलब ब्रेन नहीं है या अदर वेल डेवलप या कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स है या नर्व्स है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट, किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर, याद रखना है किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। तो इंसेक्ट के अंदर बेटर ऑर्गेनाइज है, और वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट, जहां पे ब्रेन प्रेजेंट है अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया न्यूरल टिश्यूज। याद रखना है इंसेक्ट में थोड़ा हाइड्रा से परफेक्टली डेवलप है, क्योंकि इसके अंदर कॉकरोच ले लो आप जिसमें ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये बेटर ऑर्गेनाइज इंसेक्ट वेयर द ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया है एंड न्यूरल टिश्यू है। ठीक, और आगे द वर्टिब्रेट्स जो है हैव अ मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम, तो वर्टिब्रेट में मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम है। अब उसी को डिस्कस करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, जो डिटेल में आएगा। अब देखो इसके बारे में रिलेटेड एक एक पॉइंट को परफेक्टली समझ लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है, याद रखना है, हर एक पॉइंट को याद रखना है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहली है सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पहला, और दूसरा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल और देन पेरिफेरल आएगा, ठीक है। अब सीएनएस में क्या क्या आ रहा है, सीएनएस में देखो तो सीएनएस इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में क्या क्या आ रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से पास हो रहा है, इसको हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला के हम बोलेंगे सीएनएस। तो मेजर पार्ट अगर देखेंगे तो वो कौन सा है, ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें इट इज द साइट ऑफ, अब ये काम क्या कर रहा है, सीएनएस कर क्या रहा है, देखो पहली बात समझ लो, सीएनएस जो है मेन है ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, देन पीएनएस आएगा, तो जो भी सिग्नल है वो सीएनएस को जा रहा है, तो सीएनएस मतलब ब्रेन को जा रहा है ऊपर, और ब्रेन एनालिसिस करेगा। तो ये एक्चुअल सीएनएस में कौन कौन क्या क्या कर रहा है प्रॉपरली समझ लो, ठीक है। तो यहां पे देखो इट इज अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सीएनएस कौन सी साइड है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की साइड है एंड कंट्रोल की साइड है, एंड कंट्रोल की साइड। तो इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोसेसिंग होगी या इंफॉर्मेशन को कंट्रोल या जो भी चीज है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, सीएनएस करेगा। उसके बाद है द पीएनएस, क्या है, पीएनएस। अब पीएनएस इज कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स। पीएनएस में क्या आएंगे, ऑल न्यूरॉन्स आएंगे, ऑल द नर्व्स आएंगे ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी न्यूरॉन्स है पूरे के पूरे इसमें आएंगे। देखो अब वो कौन से न्यूरॉन्स है, ये कौन से नर्व्स है, तो इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहां पे पूछने के चांसेस है। देखो कौन से हो सकते हैं, यहां पे आप यहां पे ध्यान दो कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमको अगर आपने इसके पहले पढ़ा होगा तो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम ब्रेन से अराइज करते हैं, ओके। ये आते हैं 12 पेयर्स, क्या आएंगे, 12 पेयर्स आएंगे। उसके बाद आएंगे स्पाइनल नर्व्स, कौन से है, स्पाइनल नर्व्स, और ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये होते हैं 31 पेयर्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं ब्रेन से आ गए या क्रेनियम से आ गए, जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व जो ब्रेन से अराइज है, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर स्प्रेड होते हैं वहां से अराइज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। इसी के बारे में यहां पे मेंशन किया गया है कि पीएनएस कंप्राइज ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। सीएनएस से रिलेटेड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी आ जाएंगे न्यूरॉन, ये पूरे के पूरे यहां पे आता है, ठीक है। अब इसमें द नर्व्स फाइबर ऑफ द पीएनएस आर ऑफ 2 टाइप। अब जो नर्व फाइबर है ना इसके 2 टाइप आएंगे, ठीक है। अब ये 2 टाइप एक्चुअल कौन सा है, तो इसमें 2 आएंगे, याद रखो। तो इसमें पहला है एफरंट, पहला है एफरंट फाइबर और दूसरा है इफरंट। क्या क्या है देखो समझ लो यहाँ पे। तो पहला है एफरंट फाइबर, दूसरा इफरंट फाइबर। इस पे क्वेश्चन बनता है और याद रखना है आपको प्रॉपरली। एफरंट फाइबर जो है ये क्या करेगा, तो एफरंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करेगा इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस।
एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करेगा इंपल्सेस ऑर्गन टू सीएनएस। तो सीएनएस क्या है, एक तो स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन। तो यहां पे याद रखना है एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस। एंड इफरेंट का काम क्या होता है कि समझ लो ब्रेन से एक टारगेट ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन तक जो मैसेज लेके जाने का काम करेगा वो कौन है, इफरेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्सेस, जो भी इंपल्स रहेगा वो रेगुलेटरी इंपल्सेस है जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से पास हो रहा है, ओके, फ्रॉम दी सीएनएस से टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू, रिलेटेड पेरिफेरल टिश्यू, रिलेटेड ऑर्गन आप बोल सकते हो, तो वहां पे ये जाएगा, याद रखो। तो एफरेंट नर्व का काम क्या होता है, एफरेंट का काम क्या होता है, ऑर्गन्स टू सीएनएस। इफरेंट का क्या होता है, सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, ओके, जो रेगुलेटरी जो भी फंक्शन करना है उससे रिलेटेड। ये हो गया यहां पे। दूसरा पॉइंट है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। अब पीएनएस को डिवाइड किया गया, देखो पीएनएस में उन्होंने बोला है, ऊपर ही मेंशन किया था कि ऑल स्पाइनल नर्व्स और ऑल क्रेनियल नर्व्स इंक्लूड होते हैं पीएनएस में, लेकिन इन्होंने यहां पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला यहां पे पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। पहला है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, क्या है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एंड दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में तो पहला देखो सोमैटिक क्या है, देखो पीएनएस में दो आ रहा है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम आ रहा है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आ रहा है। सोमैटिक में क्या आएगा, तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज करेंगे क्या, इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। ये याद रखना है, सीएनएस टू स्केलेटल मसल, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, इसमें सोमैटिक में। तो सीएनएस से स्केलेटल मसल को जो भी मैसेज जा रहा है, जिसके वजह से हम अभी ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो मैसेज जा रहा है ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का है, ये याद रखो, ये पेरिफेरल में आ रहा है। और वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में ये इसमें क्या आएगा, ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ध्यान देना है। तो सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन बोला है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलंटरी मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, यहां पे मैसेज देने का काम करेगा। सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन है, तो अंदर के इनवॉलंटरी ऑर्गन है या स्मूथ मसल है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको मैसेज देने का काम जो है ये कौन करेगा, यहां पे याद रखना है, एएनएस करेगा। एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड किया, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ध्यान देना है। एएनएस जो है ना, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, इसमें दो पार्ट आएंगे। पहला है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, क्या है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, एंड दूसरा है पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये बहुत जरूरी है। सिंपैथेटिक अगर हम देखेंगे, बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन, ये वर्ड याद रखो, ये इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन। तो बहुत बार ऐसे होता है कि यार ये रिलेटेड फंक्शंस अगर हम देखेंगे तो एंटागोनिस्ट अपोजिट। अगर एक हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है सिंपैथेटिक, तो पैरासिंपैथेटिक क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा दोस्तों। अपोजिट इन फंक्शन, एंटागोनिस्टिक याद रखो, इसको प्रॉपरली समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है विसरल नर्वस सिस्टम। अब विसरल का मीनिंग होता है इंटरनल, विसरल का मीनिंग क्या होता है, इंटरनल। तो विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी पार्ट। ये देखो हमने क्या बोला था, सीएनएस, ओके, सीएनएस की उसके बाद पीएनएस। पीएनएस में उन्होंने क्या बोला, एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। इसमें और एक आ रहा है यहां पे विसरल, मतलब इंटरनल नर्वस सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी याद रखो, पेरिफेरल में ये भी आ रहा है, बच्चे इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अब यहां पे क्वेश्चन कहां पे बनता है, देखो, इट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स है, इसमें क्या क्या आ रहा है, एसएनएस में, सोमैटिक, उसके बाद सॉरी विसरल में। तो विसरल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्ससेस। क्या क्या आ रहा है, इस पे क्वेश्चन बनता है, क्या क्या इसमें, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सस। प्लेक्सस में आपने कोरॉइड प्लेक्सस पढ़ा होगा, कहीं तो भी पढ़ा होगा, अभी एनसीईआरटी में नहीं है,
लेकिन जो CSF प्रोड्यूस करेगा ना तो वो कोरॉइड प्लेक्सस प्रोड्यूस करता है। तो प्लेक्सस समझ लो, बाय विच द इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसेरा, CNS से विसरल ऑर्गन एंड फ्रॉम विसेरा टू CNS। याद रखना ये वाला CNS से विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दूसरा है विसरल ऑर्गन टू CNS। ये 2 वे जो सिग्नल जाएगा, मैसेज जाएगा, ये कौन सा सिस्टम है? विसरल नर्वस सिस्टम। ये किस में आ रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ रहा है। प्रॉपरली समझ लो, अच्छे से समझ लो, इसमें क्वेश्चन बनता है, याद ही रखना है। हर एक पॉइंट पे फोकस करो, हर एक लेक्चर अच्छे से देखो, हर एक लाइन को प्रॉपरली देखो, जो समझा रहा हूं उसको समझ लो अच्छे से। अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो कि ये एक्सप्लेन करो, वो एक्सप्लेन करो, है ना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरॉन एज, अब आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे। ओके, तो मेन अब देखो आगे, न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का मेनली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अगर है तो वो कौन है? न्यूरॉन्स है या नर्व सेल है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। कितने मेजर पार्ट है? 3 मेजर पार्ट आएंगे। पहला सेल बॉडी आएगा, दूसरा डेंड्राइट्स है, तीसरा एक्सॉन है। क्या क्या है? सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है। ये 3 पार्ट याद रखना है। एंड द सेल बॉडी कंटेन क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनेली। अगर ये वर्ड याद रखना है, बहुत सारे बच्चों को ये इस पे ध्यान नहीं देते। टिपिकल सेल ऑर्गेनेल मतलब नॉर्मल सेल में जो ऑर्गेनेली है वो उसमें प्रेजेंट है, नर्व्स में, न्यूरॉन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है। टिपिकल जो ऑर्गेनेली है ये सभी उसमें प्रेजेंट है ना, जो टिपिकली है, और नॉर्मली जो सेल में होते हैं वो वाले। एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज, इसको हम बोलेंगे नीजल्स ग्रैन्यूल। क्या बोलेंगे? नीजल्स ग्रैन्यूल। याद रखना है ये नीजल्स ग्रैन्यूल। सेल बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर टिपिकल ऑर्गेनेलीज है, उसके बाद उसी साइटोप्लाज्म में नीजल्स के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। इसको याद रखना है। उसके बाद a short fiber which branch repeatedly and project out of the cell body। अब इसी को हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट, जिसमें नीजल ग्रैन्यूल प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम को अच्छे से समझो, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो। इसमें क्या है? देखो इसमें क्या है, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स। हम इसको क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये डेंड्राइट्स है। अब डेंड्राइट्स क्या है? तो ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, ये क्या हो गया? सेल बॉडी का। ये किसका हो गया? सेल बॉडी का हो गया। अब ये सेल बॉडी का पार्ट, इसके अंदर क्या है? नीजल्स ग्रैन्यूल है। ठीक है, अब इससे छोटे छोटे जो ब्रांचेस अब ये बन गए, रिपीटेड ब्रांचेस अभी ये बाहर गया, तो ये जो रिपीटेड ब्रांचेस अभी दिख रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट। अब डेंड्राइट में भी नीजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट है जो सेल बॉडी में है, जो डेंड्राइट नीजल्स, यहां पे डेंड्राइट्स में भी नीजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद न्यूक्लियस है, अदर सेल टिपिकल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। इसके ऊपर ध्यान देना है, प्रॉपरली समझो अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलो देखते हैं एक पॉइंट को। अब ये जो है, जब अभी हमने जो डिस्कस किया कि नीजल्स ग्रैन्यूल एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स में नीजल ग्रैन्यूल प्रेजेंट है। दिस फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब इसमें क्वेश्चन आता है बहुत बार, सेल बॉडी, देखो यहां पे देखो, ये जो डेंड्राइट है ये इंपल्स किसको दे रहे, ये किसको पास कर रहे? सेल बॉडी को। और सेल बॉडी किसको देगी? एक्सॉन। और एक्सॉन देख के लेके जाएगा एक्सॉन टर्मिनल। ऐसे ये मैसेज या जो स्टिमुलस हम बोलते हैं, ये स्टिमुलस का इंपल्स में कन्वर्जन होगा, और यही इंपल्स पास हो रहा है डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल, देन सिनेप्स बनेगा और वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर। फिर क्या है? एक्सॉन है, वो लॉन्ग फाइबर है। पहले ये डायग्राम, अब पहले एक काम करते हैं, डायग्राम को प्रॉपरली समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां तक हमने डिस्कस तो किया हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे। चलो एक्सॉन के बारे में ही देखते हैं सिर्फ। अब यहां पे देखो ये क्या है? ये एक्सॉन है, ये वाला अंदर का दिया है ना एक्सॉन। अब एक्सॉन को यहाँ पे कवरिंग दिखाई गई, देखो ये वाला, अब गैप है फिर कवरिंग है,
फिर यहाँ पे थोड़ा गैप है, फिर यहाँ पे कवरिंग है ना। तो इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट, अब देखो ये तो समझ में आ गया, एक्सॉन है, ये माइलिन शीथ के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, देखो यहाँ पे क्या दिख रही, एक सेल दिख रही, उसको हम क्या बोल रहे, शॉन सेल। क्या बोल रहे, शॉन सेल। अब यही शॉन सेल माइलिन शीथ बना रही, यही शॉन सेल माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करेगी, इस पे ध्यान दो। उसके बाद दो माइलिन शीथ के बीच में गैप है, दो कवरिंग तो है लेकिन तो वहां पे थोड़ा गैप है, उस गैप को हम बोलेंगे नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रैनवियर बोलेंगे। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक्सॉन है, फिर ये एक्सॉन का टर्मिनल आ गया, एक्सॉन टर्मिनल में है सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। और ये जो सिनेप्टिक नॉब आएगा इसके अंदर है सिनेप्टिक वेसिकल, वेसिकल के अंदर है न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये इसको समझो, मतलब डेंड्राइट ने जो स्टिमुलस लिया इंपल्स में कन्वर्जन होके वो दिया सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने दिया एक्सॉन, एक्सॉन लेके जाएगा एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल जो सिनेप्टिक नॉब है वहां पे उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल, वेसिकल के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर, और वो जंक्शन होगा वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन के साथ, उसको हम बोलेंगे सिनेप्स, जिसको आगे जाके देखना है। ठीक है, प्रॉपरली समझ लो, अच्छे से समझो, हर एक चीज को प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें हम ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो एक एक पॉइंट के बारे में चलो। तो क्या है यहां पे देखेंगे, द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, ओके, लॉन्ग फाइबर है, और उसका डिस्टल एंड के बारे में थोड़ा सा पॉइंट, एक एक पॉइंट के बारे में। तो एक्सॉन लॉन्ग फाइबर है, उसका डिस्टल एंड इज अ ब्रांच। अब बहुत बार ये होता है एक्सॉन का ये कौन सा एंड हुआ, ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है यहां पे है, ये कौन सा हुआ, ये तो प्रॉक्सिमल हुआ, इनिशियल, इनिशियल। और ये नीचे वाला कौन सा हुआ, नीचे वाला कौन सा हुआ, डिस्टल। तो ये नीचे वाला जो है ना, ये ऐसे जाके इसके ब्रांचेस है, ये आगे जाके इसके है ना, इसके भी ब्रांचेस आ गए। तो डिस्टल एंड इज, ये तो प्रॉक्सिमल हुआ, डिस्टल एंड। बच्चों यहां पे क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, स्टेटमेंट में ट्विस्टेड आएगा क्या, कि डिस्टल एंड इज एंड ऑफ विच इज ब्रांच। यहां पे क्या आएगा मालूम है, प्रॉक्सिमल एंड विच इज ब्रांच, ओके, या डिस्टल एंड, इसको ट्विस्ट करेंगे। तो एक्सॉन में डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच, और ईच ब्रांच टर्मिनेट करेगी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक नॉब बोलेंगे। ठीक है, विच पजेस अ सिनेप्टिक वेसिकल, वो सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या प्रेजेंट है, अगर ये ऐसा सिनेप्टिक नॉब को कंसीडर किया तो उसके अंदर है सिनेप्टिक वेसिकल, उस वेसिकल के अंदर है न्यूरो ट्रांसमीटर। तो विच पजेस सिनेप्टिक वेसिकल कंटेन अ केमिकल जिसका नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। भूलना नहीं है, इसको प्रॉपरली समझ लो, अच्छे से समझ लो। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे, ये लाइन बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा कहीं तो भी, तो इससे रिलेटेड आता है। तो एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी बोला है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी बोला है, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है, अवे लेके जा रहा है, और टू सिनेप्स की तरफ। और अगर सिनेप्स नहीं बोल रहे तो आप बोल सकते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहां पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। मतलब ये जो है ये इंपल्स लेके जाने का काम यहां पे होगा, और बेस्ड ऑन, अब ये बहुत जरूरी है कि जो न्यूरॉन्स है ना इसके टाइप्स है, और कौन से बेसिस पे टाइप्स है, तो इस पे टाइप्स आएंगे बच्चों। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, इस पे क्वेश्चन बनता है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। कितने टाइप्स आ रहे हैं न्यूरॉन के, 3 टाइप आ रहे हैं। कौन से 3 टाइप आ रहे हैं, मल्टीपोलर, इसमें मैच द कॉलम क्वेश्चन बनता है, या करेक्ट इनकरेक्ट में बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, या तो स्टेटमेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मल्टीपोलर में आ गया 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट। अब ये वाली डायग्राम, एक एक्सॉन और कितने सारे डेंड्राइट्स है, अब ये मल्टीपोलर हो गया, अब ये डायग्राम मल्टीपोलर हो गई, एक ही एक्सॉन है, एक ही डेंड्राइट है, अगर तो वो अलग आ गया बाइपोलर में, लेकिन यहां पे है मल्टीपोलर 1 एक्सॉन विथ 2 और मोर डेंड्राइट। इस पे क्वेश्चन बनता है, एक्सॉन एक ही है,
डेंड्राइट्स 2 और उससे ज़्यादा है, और ये लोकेशन कहाँ पे है, इसका लोकेशन बहुत ज़रूरी है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ये जो सेरेब्रम है ना हमारा सेरेब्रल, और उसका बाहर वाला जो आउटर पोर्शन है उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट है मल्टीपोलर का, ध्यान दो प्रॉपरली, ठीक है। आगे उस दूसरा है बाइपोलर। क्या है बाइपोलर? अब बाइपोलर मतलब इसमें आ गया 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट। देखो एक ही एक्सॉन है, एक ही डेंड्राइट है, एक्सॉन एक है, डेंड्राइट एक है, इसीलिए इसको बोला है बाइपोलर। और ये फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। हमारी जो आंखें हैं, आंखों में जो रेटिना वाला पोर्शन है, रेटिना जो लेयर है, उस लेयर में ये प्रेजेंट है बाइपोलर। ये क्वेश्चन बनता है कहां पे? लोकेशन रेटिना, ओके, रेटिना ऑफ आई। और तीसरा है यूनिपोलर। इसको क्या बोला है? देखो इसमें डेंड्राइट्स ही नहीं है, इसमें बोला है सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन। एक्सॉन तो तीनों जगह पे एक ही है, डेंड्राइट का काउंट कितना है उसके बेसिस पे है। 2 और मोर डेंड्राइट है तो मल्टीपोलर, 1 डेंड्राइट है, राइट। यहाँ पे बाइपोलर, और यहाँ पे सिर्फ सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली। और ये फाउंड कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा, और यहाँ पे सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कौन से स्टेज में? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा। एंड ये वाला इंपॉर्टेंट रखना है यहां तक। तो मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर, क्लियर। और कहां पे मिलेगा? जहां पे उसका लोकेशन भी याद रखो जिस पे क्वेश्चन बनता है। अब आगे कि यहां पे एक्सॉन में माइलिन शीथ है या नहीं है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके पॉइंट को देखते चलो। तो यहां पे देखो आगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के 2 टाइप्स बोला है, एक्सॉन के 2 टाइप है। मतलब एक्सॉन, और एक्सॉन में अगर ये क्या है? माइलिन शीथ है, ठीक है। अगर है माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड, माइलिन शीथ नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड या तो अनमाइलिनेटेड। तो यहां पे देखो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड कितने टाइप्स आ रहे? 2 टाइप्स आ रहे। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवलप विथ कौन सी सेल होती है? शॉन सेल होती है। माइलिनेटेड क्यों है? क्योंकि माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ है उसके अंदर कौन है? शॉन सेल, क्योंकि शॉन सेल खुद प्रोड्यूस कर रही है माइलिन शीथ को, है ना। तो विच फॉर्म किसको? माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन के बाजू में बनाने का काम ये शॉन सेल करेगी। उसके बाद द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। क्या है? नोड ऑफ रेनवियर, याद रखो, ठीक है। 2 माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसको नोड ऑफ रेनवियर। अब दूसरा देखो, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन। एमसीक्यू ये कहां पे मिलेंगे आपको? ये बच्चों को ध्यान में नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, इस पे फोकस नहीं करते। तो कहां पे? माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। कहां पे प्रेजेंट है? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अनमाइलिनेटेड या तो आप नॉन माइलिनेटेड बोल सकते हो। तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज बाय शॉन सेल बट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ। अब पहला ऊपर क्या पॉइंट था कि अगर ये शॉन माइलिन शीथ है तो शॉन सेल है। अब ये माइलिन शीथ को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इस माइलिन शीथ को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? खुद शॉन सेल। लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि ये जो अनमाइलिनेटेड है या तो नॉन माइलिनेटेड है उसमें शॉन सेल प्रेजेंट है लेकिन माइलिन शीथ प्रोड्यूस नहीं हो रही। ये याद रखना है, शॉन सेल तो है लेकिन माइलिन शीथ प्रोड्यूस नहीं करेगा, और इसको याद रखना है। और ये जो होता है अराउंड द एक्सॉन एंड इज कॉमनली फाउंड इन, ये कहां पे आपको मिलेगा? ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल, एनएस और एसएनएस। पेरीफेरल के 2 टाइप जो है, तो एसएनएस और एएनएस में, इसमें आपको ये 2 मिलेंगे। तो अराउंड द एक्सॉन एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। कहां पे? ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलेगा। क्लियर? कंफर्म? यहां तक क्लियर है? राइट। तो इसको प्रॉपरली पढ़ो, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होते हैं और वो कंडक्ट एक्सॉन से लेकर एक्सॉन टर्मिनल तक कैसे हो रहा है, इसी पॉइंट में देखेंगे। कोई भी स्टिमुलस अगर अप्लाई हो रहा है तो वो डेंड्राइट से जाएगा सेल बॉडी की तरफ और सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन में।
अब एक्सॉन का काम क्या है, उस इंपल्सेस को अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेकर टूवर्ड्स द सिनेप्स या सिनेप्टिक नॉब की तरफ लेके जाना है, और वो यहां पे होगा। और कैसे होगा, इसमें ये वाला पॉइंट बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत है, लेकिन हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लो, प्रॉपरली समझ लो, ठीक है, राइट। तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, देखो यहां पे प्रॉपरली अच्छे से समझना है। न्यूरॉन्स क्या है रे, तो न्यूरॉन्स है एक्साइटेबल सेल्स है। अब बिकॉज ऑफ देयर मेम्ब्रेन्स आर, ये याद रखो, ये वाला स्टेटमेंट आता है आपको असर्शन रीजन में, ये आपने क्वेश्चन देखा होगा इससे रिलेटेड कि न्यूरॉन्स ये एक्साइटेबल सेल है क्योंकि देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। मतलब क्या होता है, अगर एक्सॉन है तो उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज और एक्सॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये पोलराइज हो गया। अब देखो, तो डू यू नो द व्हाई द मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज, क्यों है, क्या है, तो वही तो देखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। तो न्यूरल मेम्ब्रेन में डिफरेंट आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया गया, लेकिन उनका मान मतलब उनका ये इसका मीनिंग वही है। तो ये जो सपोज समझो इसको ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन में ये सब ये क्या हो गए, चैनल्स है, ये चैनल्स, अगर ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट को कंसीडर किया तो ये जो अलग अलग चैनल्स है, तो ये इससे रिलेटेड कि उनका मानना है कि एक्सॉन में वो प्रेजेंट है, ठीक है। आगे, These ion channels are selectively permeable, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन, अलग अलग आयंस को ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब हर एक आयंस को अलाउ नहीं करेंगे, ये आओ जाओ घर तुम्हारा ऐसा नहीं है, सिर्फ सेलेक्टेड को एंटर करेंगे, परमिशन देंगे। When a neuron is not conducting any impulse, समझ लो अगर न्यूरॉन है वो स्टेबल है, कोई भी इंपल्स कैरी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग स्टेट में। कौन से स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है। आगे, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम, ये लाइन इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन ये कंपैरेटिवली मोर परमिएबल है, किसको, पोटेशियम, K+ को परमिएबल है, एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। मतलब अगर हम कंसिडर करेंगे यहां पे, ठीक है, ये वाला तो पॉइंट अगर समझो ये मेम्ब्रेन को कंसिडर कर रहे हो आप यहां पे, ठीक है, यहीं पे कर लेते, ये मेम्ब्रेन है, यहां पे बाहर Na+ हाई है, ओके, और K+ भी है सपोज, तो ये Na+ अंदर नहीं जा सकता, K+ अंदर जा सकता है। मतलब यहां पे क्या बोला है, वही तो पॉइंट बोला है कि अगर यहां पे कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन को परमिएबल है, K+ अंदर आ सकता है एक्सोप्लाज्म के, एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड है उसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, K+ अंदर आ सकता है, मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, बट नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। सोडियम आयन को इम्परमिएबल है, Na+ को इम्परमिएबल है, मतलब Na+ अंदर नहीं आ सकते, और अंदर जो है ना निगेटिव चार्ज प्रोटीन है वो भी बाहर नहीं जा सकते, लेकिन K+ को परमिएबल है, मतलब K+ आ भी सकते जा भी सकते। K+ के लिए तो है, पोटेशियम के लिए है, आओ जाओ घर तुम्हारा, कभी भी आओ कभी भी जाओ, है ना, रिलेटेड बोल सकते हो। लेकिन Na+ को या सोडियम जो है उसको, ये आयंस को इम्परमिएबल है। सिमिलरली मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म बोला है। एक्सोप्लाज्म एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड है, इसी एक्सॉन के अंदर लिक्विड के एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है। कंपैरिजन अगर हम देखेंगे यहां पे, एक्सॉन के बाहर Na+ हाई, K+ लो है, एक्सॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन हाई है, K+ हाई लेकिन Na+ लो है, तो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से अंदर नेगेटिव है, ठीक है। आगे, तो Sequently, the exoplasm inside the axon contain, देखो वही जो अभी मैंने बोला, high concentration of K+, high concentration है negative charge protein and low concentration of Na+। मतलब K+ हाई, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन हाई, और Na+ लो है, कहां पे, एक्सॉन के अंदर। बाहर देखेंगे, इन कॉन्ट्रास्ट फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+, एक्सॉन के बाहर K+ लो है, एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ है। तो Na+ बाहर हाई है,
K प्लस लो है, एक्सॉन के अंदर देखेंगे तो K प्लस हाई, Na प्लस लो और निगेटिव चार्ज प्रोटीन हाई, इसलिए अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ये समझ में आ गया, ये बेसिक समझ में आ गया, यहां तक ये याद रखो, ठीक है। अब ये मेंटेन अगर रखेगा या रहेगा तो इसलिए ये प्रॉपरली कौन करेगा, ये कैसे करेगा, इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको याद रखो, ठीक है, राइट। तो ये देखो, फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NA एंड दिस फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या फॉर्म हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है, बाहर Na प्लस हाई है ना, Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या है, हाई है, K प्लस कैसा है, लो है, अंदर देखेंगे तो K प्लस हाई है, राइट, निगेटिव चार्ज प्रोटीन भी हाई है और Na प्लस अंदर कैसा है, लो है, तो इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज, मतलब पोलराइज स्टेट जो हम बोल रहे हैं उसको, राइट, ये याद रखना है, ठीक है। तो दिस आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन बाय, अभी ये कौन कर रहा है, ये मेंटेन करना है तो कौन कर रहा है, ये हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। ये बहुत जरूरी है, इसके रिलेटेड बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है। हम बोल रहे हैं कि बाहर Na प्लस हाई है, K प्लस लो है, ये मेंटेन कौन कर रहा है, ये मेंटेन करेगा सोडियम ओके पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप, इस पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत जरूरी, इसको याद रखो। विच ट्रांसपोर्ट बोला है, ये कब होगा, अभी इसको रिलेटेड मत करो कि अभी भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है ना, ये बाद में करेगा, एट द एंड में करेगा, लेकिन कैसे कर रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा 3 Na प्लस आउटवर्ड एंड 2 K प्लस इंटू द सेल। इसका मेन फंक्शन देखो, अगर Na प्लस अंदर है तो वो बाहर भेजेगा 3 Na प्लस को और बाहर से 2 K प्लस को अंदर आ जाएगा। तो अभी हमने क्या बोला था कि एक्सॉन के बाहर Na प्लस हाई है, K प्लस लो है, ये किसकी वजह से, इसी सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, और ये एक्टिवली है बाय यूजिंग एनर्जी, विदाउट एनर्जी तो नहीं होगा है। तो अंदर का Na प्लस अगर हाई थे तो वो बाहर भेजने का काम किसने किया, इस सोडियम पोटेशियम पंप ने 3 Na प्लस बाहर भेजे, बाहर के 2 K प्लस अंदर लिए। अब हम बोल रहे हैं कि बाहर एक्सॉन के बाहर Na प्लस हाई है, K प्लस लो है, अंदर हम बोल रहे हैं कि Na प्लस लो, K प्लस हाई और निगेटिव चार्ज प्रोटीन हाई। तो एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, याद रखना है इसको, कौन सा चार्ज है, आउटर मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस में निगेटिव चार्ज आएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम देखेंगे कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या जो चेंज हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह से तो बिकम्स निगेटिवली चार्ज, इनर आ जाएगा एंड देयरफॉर इट इज पोलराइज स्टेट। हम बोल रहे हैं कि आउटर पॉजिटिव, इनर नेगेटिव, ठीक है। आगे द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग ये लाइन आ सकती है स्टेटमेंट में, ये लाइन आ सकती है स्टेटमेंट में कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल याद रखना है, ये जो अभी देखा ना कि राइट, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, तो रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल देखेंगे कैसे बन रहा है, एक्शन पोटेंशियल कैसे बन रहा है। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, कैसे बन रहा है, एंड इट इज कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन, और एक्सॉन लेके कैसे जा रहा है, इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। When a stimulus is applied at a site, एक साइट पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ है, ओके, ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, तो द मेम्ब्रेन एट द साइट ए साइट में वो होगी बिकम फ्रीली परमिएबल टू Na प्लस। ये लाइन बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टिमुलस आ गया तो ही, देखो हमने क्या बोला था कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन क्या होती है, इम्परमिएबल होती है Na प्लस के लिए और परमिएबल होती है K प्लस के लिए। लेकिन जब स्टिमुलस आएगा तब वो एक्सॉन मेम्ब्रेन Na प्लस को परमिएबल होगी। जब स्टिमुलस या इंपल्स आएगा तब वही इंपल्स, देखो तो यहां पे क्या बोला है कि when a stimulus is applied at site A and on the polarized membrane, the membrane at site A become freely permeable to Na plus. This leads to rapid influx of Na plus.
क्या बोला है? रैपिड इनफ्लक्स ऑफ Na+, मतलब यहां पे बाहर से बहुत सारे Na+ एक्सॉन के अंदर आ जाएंगे रैपिडली। जितने भी Na+ बाहर थे फास्ट फास्ट फास्ट, मतलब मैक्सिमम Na+ अंदर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा? अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पोलैरिटी रिवर्स हो रही है ना। अब देखो क्या हो रहा है, दिस लीड्स टू रैपिड इनफ्लक्स। ये वर्ड याद रखो, इनफ्लक्स, बाहर से Na+ अंदर आ गए, इनफ्लक्स ऑफ Na+ फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइट। पोलैरिटी चेंज हो गई, पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर निगेटिव था, अब बाहर का N+ जो है, Na+ जो है, ये अंदर आ गया, तो अंदर पॉजिटिव हो गया ना। अब अंदर पॉजिटिव हो गया तो बाहर नेगेटिव होगा, पोलैरिटी चेंज हो गई, रिवर्स हो गई। ओके, एंड द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज, बाहर का नेगेटिवली चार्ज बना, एंड इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो अंदर का पॉजिटिव चार्ज हुआ, बाहर का नेगेटिव हो गया, अंदर का पॉजिटिव हो गया, क्योंकि Na+ अंदर रैपिड इनफ्लक्स हुआ है, इसके वजह से। ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट साइड ए इज रिवर्स। क्यों? क्योंकि ए में क्या थी पहले? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। अब जहां पे स्टिमुलस आ गया वहां पे क्या होगा? ये चेंज हुआ ना, तो अंदर हो गई पॉजिटिव, बाहर हो गया नेगेटिव, ये हो गए रिवर्स, एंड हेंस उसी कंडीशन को हम बोलेंगे डीपोलराइज। देखो, पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, ये था पोलराइज स्टेट। अब उल्टा हो गया ना, अब क्या हो गया? बाहर हो गया नेगेटिव, अंदर हो गया पॉजिटिव, इसको बोलेंगे डीपोलराइज। तो बाहर तो नेगेटिव हो गया, अब डीपोलराइज कंडीशन याद रखो। और दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ये लाइन आएगा, ये स्टेटमेंट आएगा आपको, असर्शन रीजन में आएगा या तो स्टेटमेंट में आएगा, तो ये याद रखो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइड ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ ए साइट में, जहां पे अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, उसको हम बोलेंगे अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल, विच इज अ फैक्ट टर्म एज नर्व इंपल्स। इसी को हम बोलेंगे नर्व इंपल्स। क्या बोलेंगे इसको? नर्व इंपल्स बोलेंगे। ठीक है, आगे एट अ साइड इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, मतलब साइड बी इज अ मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका ये डायग्राम देखो, पहले ये डायग्राम देखो, स्टिमुलस ये साइड देखो, यहाँ पे क्या बोला, अब ये क्या हो गया, अब बाहर क्या था? पॉजिटिव था, मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन थी? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये साइड है, यहाँ पे कंडीशन थी पोलराइज थी। क्या थी? पोलराइज। मतलब क्या है? Na+ बाहर हाई था, है ना, और K+ क्या था? लो था। तो यही तो मेंशन रखना है यहाँ पे। अब कंडीशन क्या हो गई? यहाँ पे ए साइट में जो हमने बोला कि स्टिमुलस आने के बाद Na+ रैपिड इनफ्लक्स हो गया, तो अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव। अब बाहर क्या हो गया? निगेटिव। ये क्या हो गया फिर? डीपोलराइज। ये हो गया, लेकिन आगे देखो, आगे बाहर क्या है? पॉजिटिव, तो आगे वाला कौन सा हुआ? पोलराइज्ड। मतलब ए साइड ये है, तो इसको बी साइड बोलो, तो बी साइड क्या? पोलराइज, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, उसमें तो चेंज नहीं हुआ है। अब यहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ साइड ए में, अब ये जाएगा ए से बी साइड में जा रहा है। अब देखो, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इनर साइड करंट फ्लो हो रहा है, और बाहर से अगर देखेंगे तो यहां पे बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। तो जैसे ये यहां से यहां तक आ जाएगा, इसमें क्या होगा? Na+ रैपिडली इनफ्लक्स करेगा जैसे जैसे आगे आएगा। तो देखो, यहाँ पे ए साइड थी, ए से बी साइड को आ रहा है, तो बी साइड में क्या था? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, तो इंपल्स ऐसे मूव हो रहा है ना, तो ए टू बी जा रहा है अंदर के साइड में, और बाहर के साइड में जाएगा तो बाहर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव बनेगा। तो ये फ्लो कर रहा है, अंदर पॉजिटिव है, ये साइड ए साइड में, क्योंकि यहां पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। वही एक्शन पोटेंशियल ए से बी तक जाएगा। मतलब अगर अंदर अब पॉजिटिव है, इसको ए से बी तक जाना है, तो Na+ अंदर आ जाएंगे। याद रखो, अगर ए है, ए से बी तक आ गए, Na+ अंदर आ जाएगा। अब Na+ अंदर आ गए तो उस साइड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ए साइड में था, अब बी साइड में आ रहा है, तो बी में Na+ अंदर आ गया, तो ए साइड का एक्शन पोटेंशियल बी साइड में आ रहा है, ये आ गया। और ये यहां से तो करंट फ्लो कर रहा है अंदर से
A to B, और बाहर से सर्किट कंप्लीट करना है तो B to A जाएगा, अगर सिर्फ सर्किट कंप्लीट करना है इसीलिए। लेकिन अंदर से अगर फ्लो देखेंगे तो ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से चलेगा और मूव करता जाएगा, वही स्टेटमेंट में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है, ठीक। तो देखो राइट, तो एट द साइड इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन मतलब साइड बी, मेम्ब्रेन है पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस, तो बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है। अब क्या होगा, करंट फ्लो, ये स्टेटमेंट लाइन आ जा सकती है, पॉसिबिलिटी है, करंट फ्लोज ऑन इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, ए टू साइड बी जा रहा है, एंड ऑन द आउटर सरफेस अगर देखेंगे बाहर सरफेस में तो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साइड बी टू ए, तो यहां पे ए टू बी जा रहा है और बाहर से बी टू ए, कंप्लीट करेगा सिर्फ टू कंप्लीट सर्किट ऑफ करंट फ्लो, तो इसको कंप्लीट करना है, इसीलिए फ्लो हो रहा है, इसीलिए यहां पे हो रहा है, ठीक है। द पोलैरिटी एट साइट इज रिवर्स एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइड बी, और एक्शन पोटेंशियल ए से, ए साइड से अब आ गया बी साइड में, तो बी साइड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, समझ लो ए से बी तक आ गया, तो ये एक्शन पोटेंशियल यहां पे जनरेट हो गया। एंड द इंपल्स मतलब एक्शन पोटेंशियल कहां से कहां तो जनरेटेड, जो साइड ए में आ गया था वो अराइज हो गया और अराइव हो गया कहां पे, साइड बी में। ऐसे ही करेगा तो सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड कंसिक्वेंटली द इंपल्स इज कंडक्टेड, तो इसी तरह से इंपल्स आगे जाएगा, देन बी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, एट द एंड तक एक्सॉन तक लेके जाएगा। लेकिन पॉइंट यहां पे ये है कि अगर हम देखेंगे कि इंपल्स के बारे में, तो ये ए साइड में आ गया ना, अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, बी साइड में आ गया, ये तो हमने कंसीडर कर लिया। लेकिन अब यहां से बी साइड में जाने के बाद ए साइड में क्या होगा, फिर इंपल्स आगे गया ना, तो पीछे क्या होगा, समझ लो, Na प्लस तो अंदर आ गए थे, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, इंपल्स ए टू बी गया, ऐसे समझ लो गया। अब तो अंदर Na प्लस हाई है, अब Na प्लस अंदर से बाहर नहीं जा सकते, अब क्या करें, बाहर तो नेगेटिव चार्ज अंदर पॉजिटिव, इंपल्स आगे गया, अब बाहर क्या करना पड़ेगा, रिपोलराइज करना पड़ेगा, बाहर फिर से पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो ये कैसे करेगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए Na प्लस बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेम्ब्रेन उसको परमिएबल कब थी, जब एक्शन पोटेंशियल आ गया, स्टिमुलस आ गया, अब तो गया ना आगे, अब कैसे बाहर जाएंगे, नहीं जा सकते, तो इसीलिए उसको मेंटेन रखना है। तो यहां ए साइड से K प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर जाएंगे, कौन जाएगा, K प्लस जाएगा, और अंदर से K प्लस अगर बाहर गए तो बाहर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, Na प्लस अंदर ही है, अभी Na प्लस बाहर नहीं आया है, तो देखो क्या बोला है, तो द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी टू Na प्लस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव, ये लाइन आती है एमसीक्यू में। Na प्लस जो बाहर से अंदर आ गए ना, तो उसकी लाइफ कितनी थी, परमिशन कितने टाइम की थी, शॉर्ट लिव थी, अंदर आ गए Na प्लस, बाहर नहीं जा सकते, अब कौन जाएगा फिर, तो विच इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमेबिलिटी K प्लस, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि K प्लस परमिएबल है, Na प्लस को परमिएबिलिटी नहीं है, ठीक है, राइट। एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या होगा, तो K प्लस डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन, तो K प्लस फास्ट जाके बाहर मेम्ब्रेन को जाके K प्लस जितने फास्ट बाहर जाएंगे उतना बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा और फिर अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ऑफ एक्साइटेशन, वहां पे मेंटेन करेगा। लेकिन याद रखो अब ये बाहर K प्लस गया है ना, एंड द फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन, और वो फाइबर फर्दर स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिव है। लेकिन पॉइंट ये है कि बाहर का जो Na प्लस और K प्लस है उसको मेंटेन करने का जो काम करेगा वो कौन कर रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल जो है या जो कॉन्सेंट्रेशन अगर देखेंगे तो ये कौन मेंटेन कर रहा है, तो ये करेगा सोडियम पोटेशियम पंप। अब क्या होगा, अब Na प्लस अंदर तो आ गए, अब इसको बाहर तो भेजना पड़ेगा ना, तो इस Na प्लस को बाहर भेजने का काम करेगा सोडियम पोटेशियम पंप, और बाहर से 2 K प्लस अंदर लेके आएगा, तो ऐसे करके वो मेंटेन रखेगा। चलो समझ में आ गया, तो ये बहुत जरूरी था ये वाला पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है।
अब आगे अगला पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो ये कैसे पास हो रहा है या इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होंगे, क्या होंगे, तो देखो यहाँ पे मेंशन करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो क्या क्या है। तो नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड सिनेप्सिस। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को अगर मैसेज भेज रहा है, देखो एक्शन पोटेंशियल एट द एंड तक आ गया, ये बात ठीक है, लेकिन अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कैसे देगा, जंक्शन कैसे हो रहा है, उसके बारे में देखना है। तो सिनेप्स, अब सिनेप्स कैसे बनता है इस पे क्वेश्चन आता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे ध्यान देना, इस पे फोकस करना है। लेक्चर अच्छे से करोगे तो समझ में आएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। अब तक जो समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है सबको, कंफर्म। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो। तो सिनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ कौन सा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये पहला न्यूरॉन सिग्नल भेज रहा है दूसरे न्यूरॉन को, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होगा उसको सिनेप्स बोलेंगे। और विच मे और मे नॉट, ये लाइन भी बहुत जरूरी है, इन दोनों के बीच में गैप है या नहीं है, मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप, दोनों के बीच में गैप हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसको बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस, सिनेप्सिस के दो टाइप है, उसको याद रखो प्रॉपर्ली, इस पे क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये इतने क्लोज होते हैं कि इंपल्सेस डायरेक्टली पास होंगे वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ज्यादा गैप ही नहीं होता है, डायरेक्टली पास करेगा। उसको लगेगा ये सिंगल एक्सॉन है, उसको गैप भी है, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक है ना, डायरेक्ट फास्ट हो रहा है, फास्टर होता है, बहुत फास्ट होता है। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन वेरी क्लोज, बहुत क्लोज होते हैं, ज्यादा गैप नहीं होता है इनमें, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर अक्रॉस द सिनेप्सिस, से डायरेक्टली एक से दूसरे न्यूरॉन में पास हो रहा है। अब ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस वेरी सिमिलर। तो ऐसे इंपल्स पास हो रहा है जैसे कि ऐसे लग रहा है कि इंपल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, ऐसे लग रहा है कि एक एक्सॉन ही है, सिर्फ उसी एक्सॉन से इंपल्स पास हो रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है खाली। तो इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस ऑलवेज, ये लाइन बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन केमिकल सिनेप्स। देखो तो ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। और इलेक्ट्रिकल, अब ये भी लाइन बहुत जरूरी है, अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फास्टर है, इलेक्ट्रिक सिनेप्स फास्टर है और केमिकल स्लो है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर रेयर, कम है, रेयर बोला है, रेयर इन आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम में ये कम है, रेयर है, ठीक है। अब आगे तो केमिकल, अब केमिकल कैसे हो रहा है, केमिकल कैसे हो रहा है, डायग्राम देखो, चलो डायग्राम को एक बार देखते, प्रॉपर्ली समझ में आएगा। सिनेप्स, सिनेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक वेसिकल अंदर है इसके, ओके। उसके बाद है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब पहला जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन आ गई, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये वाली, ये जो मेम्ब्रेन है ये नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप होता है, उसको बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये समझ लो अच्छे से, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये गैप हो गया। अब इसमें रिसेप्टर बताए गए, जो रिसेप्टर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस पे क्वेश्चन आता है। ये जो रिसेप्टर दिख रहे हैं ना, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, मतलब नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके मेम्ब्रेन पे है। और यहाँ पे होता क्या है, जनरली जब एक्शन पोटेंशियल अगर आ गया ना, इंपल्स आ गया, तो यहां से इसको जब इंपल्स मिलेगा तो ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल विथ न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये देखो यहाँ पे, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ ये जो वेसिकल है ये आके यहाँ पे क्या करती है, मर्ज करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का है, इसके साथ मर्ज किया। इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर इधर रिलीज किए, बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट,
और ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे इस किसको, रिसेप्टर्स को, जो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के या मेम्ब्रेन के ऊपर का, ठीक है, जिसके वजह से वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और यहां से Na+ अंदर जाके फिर नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा नेक्स्ट न्यूरॉन में, जो आगे जाके पास करेगा। तो ये समझ लो, तो इंपल्स आ गया, सिनेप्टिक वेसिकल को मिला, वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मर्ज हो गई, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो जाके बाइंड हो गया ये रिसेप्टर को, रिसेप्टर बाइंड होने के बाद वो ओपन हो गए और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया नेक्स्ट न्यूरॉन में। उसी को थेरोटिकल देखते हैं, जो थेरोटिकल पार्ट, अ केमिकल सिनेप्स, अ मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय। तो देखो केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, गैप होता है ना, कि दोनों के। इलेक्ट्रिकल में क्या आता है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ज्यादा गैप नहीं था, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड, उस स्पेस को बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो इस पे। आगे, डू यू नो हाउ द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट इंपल्स कैसे करेगा, वो तो इसी के बारे में देखना है। तो एक केमिकल होता है, जिस केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर, आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट द सिनेप्सिस। टर्मिनल कंटेन अ वेसिकल फील्ड विथ दिस न्यूरोट्रांसमीटर इसमें प्रेजेंट है। व्हेन एन इंपल्स मतलब एक्शन पोटेंशियल अराइज कर रहा है, ओके, अराइज एट द एक्सॉन टर्मिनल आ रहा है, इट स्टिमुलेट करेगा मूवमेंट ऑफ किसको, सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ जा रहा है, वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, वो क्या कर रहा है, फ्यूज हो रहा है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके, याद रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर उस एरिया में इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना, अभी बोला मैंने कि ये आगे जाके किसको बाइंड हो रहा है, रिसेप्टर्स को बाइंड हो रहा है। और द प्रेजेंट ऑन जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, दिस बाइंडिंग ओपन करेगा आयन चैनल्स अलोइंग द एंट्री ऑफ आयंस व्हिच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में न्यू पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है। द न्यू पोटेंशियल डेवलप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टेटमेंट आता है कि जो न्यू पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो आइदर एक्साइटेटरी हो रहा है या तो इनिबिटरी हो रहा है। तो एक्साइटेटरी रहेगा या तो इनिबिटरी रहेगा, इसके ऊपर ध्यान दो प्रॉपरली। तो मतलब जो इंपल्स जा रहा है वो आगे नेक्स्ट न्यूरॉन में जाके वो तो कोई तो काम करेगा, एक्साइट करेगा, या तो जो ऑलरेडी फंक्शन चल रहा है उसको स्टॉप करने का काम करेगा। इस पे याद रखो, ये लाइन बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पे हो गया सिनेप्स। नेक्स्ट है मेन पार्ट स्टार्ट होता है हमारा सीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। ब्रेन इज द, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ब्रेन हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, हर एक चीज को कमांड कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, ये सिस्टम मेंटेन कर रहा है, तो वो है ब्रेन। ब्रेन क्या कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है कि ब्रेन क्या क्या फंक्शन कर रहा है। ये करेगा वॉलंटरी मूवमेंट, जो भी हम डिसाइड करके जो भी मूवमेंट हो रही है हमारी, ये पूरे के पूरे वॉलंटरी मूवमेंट ब्रेन करेगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी बैलेंस करने का काम कौन करेगा, ब्रेन करेगा, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन, वाइटल इंपॉर्टेंट इनवॉलंटरी ऑर्गन का फंक्शन कंट्रोल करेगा, तो वो कौन करेगा, ब्रेन करेगा। उसके बाद लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, वही वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन जिसका वो फंक्शन प्रॉपरली हो रहा है। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन करने का काम ब्रेन करेगा। हंगर एंड थर्स्ट, है ना, तो प्यास लगना, भूख लगना, तो ये भी कंट्रोल करेगा ब्रेन। मतलब जिनमें आगे जाके डिटेल में देखेंगे, जैसे हाइपोथैलेमस वगैरह है, तो वो कंट्रोल करते हैं। सर्कैडियन 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का एक रिदम होता है, उस रिदम को मेंटेन करने का काम जो होता है वो कौन करेगा, ब्रेन करेगा। तो वो याद रखना है, रिदम सर्कैडियन 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड, ये सभी ग्लैंड का फंक्शन प्रॉपरली अगर करना है तो वो कौन करेगा, ब्रेन करेगा, वो लिंक कर रहा है। और ह्यूमन का बिहेवियर
कौन कैसा बिहेव करेगा, क्या करेगा, वो पूरा का पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, मतलब हम जो देख रहे हैं उसका प्रोसेसिंग वहां पे होगी, हम जो सुन रहे हैं हियरिंग उसकी प्रोसेस होगी, स्पीच बोल रहे हैं, जो याद रख रहे हैं, या हमारा इंटेलिजेंस है, ये सभी कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। हमारे इमोशंस है, हमारे थॉट्स है, जो भी सभी चीजें कहाँ पे, किसके बेसिस पे, ब्रेन में प्रेजेंट है, राइट। तो ये सब कंट्रोल कौन करेगा, ब्रेन कंट्रोल करेगा। इसको प्रॉपरली याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ना ट्विस्ट करके पूछेंगे कि ब्रेन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। अब आगे, अब इसमें देखो आगे कि इन्होंने बोला है कि ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ह्यूमन ब्रेन को वेल प्रोटेक्टेड किया स्कल ने, ये ठीक है। इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस, इसको याद रखना है। ब्रेन को कवरिंग होती है क्रेनियल मेनिंजेस की, मतलब स्कल एंड ब्रेन इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, उसको बोलेंगे मेनिंजेस। जिसके वजह से क्या होगा, अगर कोई फिजिकल इंजरी होती है या स्कल को कोई कुछ डैमेज होता है या क्या बोल सकते हैं, कोई भी कहाँ पे सर जो है टकरा जाता है, तो वो डायरेक्टली उसका शॉक ब्रेन तक ना जाए, इसके लिए इसके बीच में ये मेनिंजेस होते हैं और उसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। इसमें 3 लेयर आएंगे, ठीक है। तो कंसिस्टिंग आउटर लेयर जो है इसको बोलेंगे ड्यूरा मैटर, जो सबसे बाहर आएगी। अ वेरी थीन मिडल लेयर, याद रखो इसमें मैच द कॉलम आएगा, या तो करेक्ट सीक्वेंस आएगा आउटर टू इनर, इनर टू आउटर। तो मिडल थीन लेयर आएगी अरेक्नॉइड, एंड इनर जो सबसे अंदर है विच इज कॉन्टैक्ट विथ डायरेक्ट ब्रेन टिश्यू के साथ, उसको बोलेंगे पिया मैटर। तो याद रखना है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर। डैप क्या याद रखना है, डैप। तो होता क्या है, सबसे बाहर स्कल है, तो स्कल के साथ कनेक्टेड वाला पोर्शन कौन हो गया, ड्यूरा मैटर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बीच में कोई एक लेयर लेके आओ, अरेक्नॉइड मैटर, ओके। उसके बाद कोई और लेयर लेके आओ, है ना, जो कौन सी है, पिया मैटर। और सबसे अंदर की लेयर तो आपको मालूम है, सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है फिर, तो सबसे अंदर तो ब्रेन ही प्रेजेंट है ना। तो ये तो लेयर नहीं थी, तो मेन। और लेकिन यहाँ पे याद रखो ड्यूरा मैटर, ये अरेक्नॉइड मैटर, ये पिया मैटर, और इनके बीच में ना एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है CSF। क्या होता है, CSF होता है। अब ये बेसिक इतना याद रखो कि ड्यूरा, अरेक्नॉइड, पिया मैटर, ठीक है। तो 1 2 3 लेयर आएंगे, तो आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, याद रखो, ठीक है। तो द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में इससे रिलेटेड डायग्राम भी देखेंगे, लेकिन अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब फोर ब्रेन को कंसिडर करो, बहुत इंपॉर्टेंट। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में ज़्यादा कुछ दिया वो नहीं है, ऑलरेडी आई और ईयर वगैरह पॉइंट जो है वो रिड्यूस किया गया, इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जितना रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करो, और इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, सेरेब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस। कौन से 3 पार्ट आएंगे, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आएगा, ठीक है। तो सेरेब्रम क्या है, तो ये फॉर्म करेगा मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। स्टेटमेंट याद रखो, ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट कौन है, तो सेरेब्रम है, ठीक है। अब सेरेब्रम को देखेंगे तो 2 पार्ट आएंगे, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है ना वो सेरेब्रम होता है, और ये क्या होता है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो डीप क्लेफ्ट हो रहा है, तो डीप क्लेफ्ट है, दोनों के बीच में डीप क्लेफ्ट जो डिवाइड करेगा सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली। सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनली क्या कर रहा है, यहां पे डिवाइड करेगा इनटू 2 हाफ्स, 2 पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट, विच आर टर्म एज द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उसको हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो लेफ्ट एंड राइट आएगा। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कौन कर रहा है, इसको कनेक्ट करने वाला कौन है, तो ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसका नाम है कॉर्पस कैलोजम। क्या नाम है, कॉर्पस कैलोजम। ये लर्न करना है। तो कॉर्पस कैलोजम 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करेगा, एंड द लेयर ऑफ सेल विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, द लेयर ऑफ सेल विच कवर्स कर रहा है सेरेब्रल
हेमिस्फीयर, ओके, इट इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब क्या याद रखो, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाली बाहर की जो लेयर है उसको बोलेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड इट इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड। मतलब डायग्राम देखो ब्रेन की तो समझ में आएगा आपको कि ये ऐसे प्रोमिनेंट फोल्ड है, तो ऐसे फोल्ड है, तो बाहर का आप बोल सकते हो सिर्फ कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू रेफर्ड है। अब इसको ये जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है बाहर का, ये फोल्डिंग वाला रीजन है, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। अब कैसे ग्रे है? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर। अब इसको ग्रे मैटर बोला है। क्या बोला है? ग्रे मैटर। अब ये ग्रे क्यों बोला है? क्योंकि ये ग्रे दिख रहा है, ग्रेइश अपीयरेंस है। अब ये ग्रेइश अपीयरेंस है क्यों? इस पे क्वेश्चन आता है और बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार ये ग्रे या क्यों है, कैसे वजह से। तो समझ लो, अगर ये ब्रेन वाला पोर्शन है, अगर कंसिडर करो, और हम बोल रहे कि ये वाला ऐसा है, ये फोल्डिंग वाला है, और आप इसमें न्यूरॉन दिखा रहा है सपोज, तो आप न्यूरॉन दिखा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाहर के साइड में ये क्या है? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी जो है न्यूरॉन की, ये न्यूरॉन है, और सेल बॉडी तो कौन से साइड में आएगी? तो ऊपर के साइड में सेल बॉडी या डेंड्राइट्स वगैरह आएंगे, डेंड्राइट सेल बॉडी, और अंदर आएगा एक्सॉन। तो अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा एक्सॉन ही दिखेगा अंदर के साइड में। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये वाला जो है कि ग्रेइश अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि न्यूरॉन की क्या प्रेजेंट है वहां पे? सेल बॉडीज प्रेजेंट है। तो सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। तो सेल बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कॉर्टेक्स में इतना ज्यादा है कि उसके वजह से वो वाला सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे दिख रहा है, इसीलिए हम उसको ग्रे मैटर बोलेंगे। तो ब्रेन में आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ग्रे और इनर होता है व्हाइट। और अंदर व्हाइट क्यों होता है? अंदर सिर्फ एक्सॉन है, सेल बॉडी नहीं है। तो अंदर के साइड में एक्सॉन आएंगे, तो एक्सॉन की वजह से अंदर क्या आएगा? व्हाइट, और बाहर जो सेल बॉडी है उसकी वजह से ग्रे। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन करेगा क्या क्या प्रेजेंट है? ये क्वेश्चन। अब देखो, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना बाहर वाला, इसमें क्या प्रेजेंट? इसमें 3 रीजन है। ये क्वेश्चन है आपका, क्या 3 रीजन है? पहला है मोटार एरिया, दूसरा है सेंसरी एरिया, और एक मोटार एरिया जहां से मैसेज जाएगा, सेंसरी एरिया जहां पे मैसेज आएगा, और एक ऐसा एरिया जो लार्ज रीजन दैट नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटार इन फंक्शन, जो सेंसरी भी नहीं है, जो मोटार भी नहीं है। क्लियर? एंड दिस रीजन कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया। इसी एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? एसोसिएशन एरिया। तो एसोसिएशन एरिया, और ये जो है मतलब सेंसरी एरिया है, मोटार एरिया, और तीसरा एसोसिएशन एरिया। अब देखो एसोसिएशन एरिया का काम क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो एसोसिएशन एरिया अगर देखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन करेगा। कौन कौन से फंक्शन करेगा एसोसिएशन एरिया? तो वो करेगा इंटरसेंसरी एसोसिएशन, सेंसरी के बीच में एसोसिएशन करेगा। दूसरा, उसी एरिया का काम है मेमोरी, जो हम याद रखते हैं, जो स्टोरेज होगा वहां पे होगा मेमोरी। और तीसरा है कम्युनिकेशन। तो इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। याद कैसे रखना है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। तो इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 3 रीजन है, सेंसरी एरिया, मोटार एरिया, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया में आएगा इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। ये 3 को याद रखो। ओके, समझ में आ गया? ओके, आगे। द फाइबर ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विथ माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ किसको है? एक्सॉन को है। तो उन्होंने बोला एक फाइबर का ट्रैक्ट है जिसको माइलिन शीथ है। अब ऐसा कौन सा है? एक्सॉन हुआ। तो एक्सॉन विच कंस्टिट्यूट करेगा इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब उन्होंने मेंशन नहीं किया कि एक्सॉन है वो पूरा इनर पार्ट कंटिन्यू कर रहा है या कवर करेगा, वही बोला है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके कि ऐसा पार्ट है जिसको माइलिन शीथ है और इनर पार्ट है, और जो अंदर का पार्ट कवर करेगा दे गिव एन ओपैक व्हाइट कलर। अब कलर कौन सा बोला है उन्होंने, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओपैक व्हाइट अपीयरेंस, ओपैक नॉन ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर है, ठीक है, टू द लेयर, एंड हेंस इट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। इसको हमने क्या बोला है? व्हाइट मैटर बोला, ये याद रखना है। तो ये व्हाइट मैटर का आ गया, ठीक। तो उसके बाद ये समझ में आ गया, ये हो गया। अब यहां पे सेरेब्रम, देन थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब सेकेंड पार्ट है, ओके, सेकेंड पार्ट का देखेंगे थैलेमस का। तो सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर,
ऐसा है जिसको सेरेब्रम का रैपिंग है, जिसमें सराउंडिंग में सेरेब्रम है, इसे पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस। और थैलेमस क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है, ये लाइन बहुत जरूरी है, विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटार सिग्नलिंग। सेंसरी एंड मोटार को कोऑर्डिनेट करना, सेंसरी सिग्नल और लेके जाने वाला मोटार, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा, तो थैलेमस करेगा। ये कंफर्म याद रखो, इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस कहां पे प्रेजेंट है, इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। थैलेमस के बेस में नीचे है, थैलेमस के बेस में नीचे कौन प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस है। अब ये हाइपोथैलेमस कंटेंट करेगा, ये बहुत जरूरी है। अब देखो क्या क्या काम है, क्योंकि आपको केमिकल में हाइपोथैलेमस आएगा, यहां पे भी है। हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर। हाइपोथैलेमस ऐसे सेंटर जो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करेगा बॉडी टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा कौन, ये। दूसरा अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हमको जो खाना है या पानी पीना है तो उसकी जो फीलिंग आ जाएगी वो कब हो जाएगी, तो ये बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कंटेन अ सेवरल ग्रुप ऑफ, अब ये बहुत जरूरी है, अगला वाला स्टेटमेंट ये याद रखो। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में एक पॉइंट भी बोलते हैं कि वो पॉइंट ऐसा है कि हाइपोथैलेमस ये कनेक्टिंग लिंक है न्यूरल और एंडोक्राइन के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, ये हाइपोथैलेमस, याद रखो, न्यूरल और एंडोक्राइन, ठीक है। इसको तो आगे इट आल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है, राइट। अब ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है विच सिक्रेट करेंगे हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, जो याद रखो जो हाइपोथैलेमस से बनते हैं। आगे द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कॉल्ड एमिगडाला हिप्पोकैम्पस, ये याद रखो, ये बहुत जरूरी है। क्या क्या है, तो यहां पे इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक, दूसरा है एमिगडाला, तीसरा है हिप्पोकैम्पस, ये तीनों को मिला के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको बोलेंगे लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस जो डायग्राम में नहीं बताए गए लेकिन वो होते हैं, वो पार्ट को समझो, वो दो, और इन तीनों को मिला के इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये ओके, तो ये दो तीन हो गए, तो इन तीनों को मिला के क्या बोलेगा, लिम्बिक लोब, या तो लिम्बिक सिस्टम बनेगा। अब हाइपोथैलेमस विद लिम्बिक सिस्टम, इन दोनों को मिला के, अब देखो हाइपोथैलेमस विद लिम्बिक सिस्टम, तो अलोंग विद हाइपोथैलेमस इट इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, तो ये याद रखो, रेगुलेट ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, तो सेक्सुअल बिहेवियर या तो इमोशनल रिएक्शन, तो ये लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस दोनों मिलके ये कर रहे हैं, तो सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। उसके बाद एक्साइटमेंट, क्या क्या आ रहा है, एक्साइटमेंट, हम जो एक्साइट होते हैं, जो प्लेजर मतलब हमको जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है वो, रेज है ना, जो गुस्सा आता है वो, एंड फियर जो हम डर जाते हैं, ये सभी अलग अलग इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन, इसको मेंटेन रखने का काम वो कौन करेगा, तो ये हाइपोथैलेमस अलोंग विथ लिम्बिक सिस्टम करेगा, ठीक है। अब एक इसका ब्रेन का डायग्राम देखो, अब ब्रेन की डायग्राम जो बताई गई ना, इसमें क्या क्या बोला है, देखो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आउटर का, ये सेरेब्रम, फोर ब्रेन में क्या क्या बोला, सेरेब्रम, यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये वाला कॉर्पस कैलोजम, याद रखो, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला काम करेगा, ठीक है। उसके बाद बीच में मिड ब्रेन है, उसके बाद हाइंड ब्रेन में बोला है पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, तो पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, एंड नीचे स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट यहाँ पे बताए ना, तो ये जो एक्वेडक्ट समझ लो इसका रोल क्या है, तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट क्या करती है, वो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं चार, और चार जो वेंट्रिकल्स होते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा रफली बोलता हूँ, तो चार वेंट्रिकल देखो कैसे समझ लो कि एक ये वेंट्रिकल है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे और एक है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक एक वेंट्रिकल आएगी, डायंसिफिलॉन के रीजन में एक दूसरी वेंट्रिकल आएगी, राइट, और एक दो आ गई तीसरी वाली, और फोर्थ जो है ना, फोर्थ वाली वेंट्रिकल वो आ जाएगी ये नीचे, तो ये है मिड ब्रेन से पास हुआ, ये आ जाएगी मेडुला ऑब्लोंगेटा में, याद रखो
मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन में फोर्थ वेंट्रिकल है। अब वेंट्रिकल के बारे में नहीं बोला इन्होंने, लेकिन याद रखो क्या क्या है, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, और थर्ड टू फोर्थ कनेक्ट वाला मिड ब्रेन से जाता है तो वही सेरेब्रल एक्वेडक्ट है। तो ये वेंट्रिकल्स हो जिसके अंदर CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना, तो CSF होता है और वही आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करेगा। ये वाला वेंट्रिकल्स होते हैं 4, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन में मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 2, तीसरी आ जाएगी डायंसिफिलॉन, मिड ब्रेन से वो सेरेब्रल एक्वेडक्ट पास करेगी और फोर्थ आएगी मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो ये है मिड ब्रेन के बारे में। अब मिड ब्रेन में देखो ज़्यादा कुछ तो उन्होंने मेंशन नहीं किया गया या ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक्चुअल में मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्रूरा सेरेब्री होती है। ठीक है, तो याद रखो कि मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपो, ये क्वेश्चन आता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस दोनों के बीच में नहीं है, थैलेमस या हाइपोथैलेमस दोनों में से कोई भी लो, ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन कहां पे प्रेजेंट है, तो थैलेमस या तो हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है, मिड ब्रेन। उसके बाद उन्होंने बोला ए कैनल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। एक जो कैनल पास हो रही है ना अभी जो हमने बोला वेंट्रिकल वाली, वही है वो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, वो पास करेगी थर्ड टू फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करेगी। और इंपॉर्टेंट है डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, ये लाइन बहुत जरूरी है। डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग, 4 राउंड स्वेलिंग है, ऐसे समझ सकते हो, ये ऐसे, ये 1 2 3 4। तो मैं इसको बोलता हूं सुपेरियर कॉलिक्यूलाई, सुपेरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है, और ये दो है ना इसको बोलेंगे इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। इसका नाम मेंशन नहीं किया गया इन्होंने, लेकिन समझ लो। तो सुपेरियर कॉलिक्यूलाई, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, और सुपेरियर कॉलिक्यूलाई का काम होता है मूवमेंट ऑफ हेड, ओके, मूवमेंट ऑफ हेड अकॉर्डिंग टू विजन। अगर हम कुछ चलते वक्त कुछ दिख गया, अचानक से लाइट चमक गई और हमने अचानक से ऐसे देखा, तो मूवमेंट ऑफ हेड अकॉर्डिंग टू लाइट की वजह से अगर कर रहे हैं या जो दिखता है तो उसको बोलेंगे हम, आंखों से जो दिख रहा है उसकी वजह से करेंगे मूवमेंट ऑफ हेड, तो वो आ गया सुपेरियर कॉलिक्यूलाई। और दूसरा आएगा साउंड। तो अगर कुछ सुनने के बाद अगर हमारी मूवमेंट होती है, अचानक से आवाज आ गई और हमने पीछे देख लिया, ऐसे देख लिया, तो ये जो मूवमेंट होगी ना ये होगी इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। और ये दोनों जो है ना इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 4 राउंड स्वेलिंग बोला है उन्होंने, तो वही है, 2 ये और ये 2, तो ऐसे 4 है, तो ये 4 राउंड स्वेलिंग आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में क्या होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्रूरा सेरेब्री होता है, वो मेंशन नहीं किया गया। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में अगर याद रखना है तो सुपेरियर कॉलिक्यूलाई, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, 4 राउंड स्वेलिंग आते हैं, वो तो क्लियर है। ठीक, आगे उसके बाद हाइंड ब्रेन। ओके, तो हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस क्या है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, हाइंड ब्रेन में क्या है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, आल्सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये 3 पार्ट याद रखो, पॉन्स वेरुलाई भी बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलेंगे। पॉन्स में क्या क्या आएगा, अब एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, डायग्राम देख लो, डायग्राम में समझ में आएगा आपको क्या बोला है। तो डायग्राम में देखो यहाँ पे मेंशन क्या किया, पॉन्स है, सेरिबेलम है, मेडुला है। तो पॉन्स आ गया, सेरिबेलम है, ये मेडुला है। तो ये 3 पार्ट किस में आएंगे, हाइंड ब्रेन में आ रहा है। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन में तो क्या क्या आ रहा है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, आल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा बोला यहाँ पे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखो, तो पॉन्स में क्या क्या आएगा, तो पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ ट्रैक्ट, और यहां पे जो कनेक्ट करेगा ये एमसीक्यू है, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट ऑफ इंटर, फाइबर ट्रैक्ट है, पॉन्स रीजन में फाइबर ट्रैक्ट है दैट इंटर कनेक्ट करेगा डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। तो ऐसा फाइबर है जो डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करने का काम वो कौन करेगा, ये पॉन्स करेगा। ठीक है, उसके बाद बोला है सेरिबेलम। सेरिबेलम को आप स्मॉल ब्रेन बोल सकते हो। वो स्मॉल ब्रेन में भी क्या है, ये ऐसे कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है, बैक साइड में प्रेजेंट है, जिसमें क्या होगा और न्यूरॉन बैठेंगे। तो सेरिबेलम हैज अ वेरी अगेन कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डिंग सरफेस,
स्मॉल ब्रेन बोल सकते हो जो बैक साइड में, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन, क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने, एडिशनल, बहुत जरूरी है, हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन। उसके बाद नीचे का जो पॉइंट है उसको बोलेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो पॉन्स हो गया, पीछे का सेरिबेलम हो गया, सामने फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया। मेडुला बहुत जरूरी है, अगर मेडुला को इंजरी होती है तो सडन डेथ हो जाएगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, क्योंकि मेडुला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर मेडुला को डैमेज होता है तो डेथ हो जाएगी। तो मेडुला कंटेंट, देखो तो मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करेगा। मेडुला कंटेंट सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है मेडुला। दूसरा कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ये क्वेश्चन आएगा याद रखो, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है। और तीसरा गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इस पे क्वेश्चन आएगा, याद रखो क्या क्या है, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इन तीनों को रेगुलेट करने का काम करेगा। और ये इंपॉर्टेंट और आगे वाला है ब्रेन स्टेम के बारे में। तो 3 मेजर रीजन कौन कौन सा है, ब्रेन स्टेम बनाएंगे तो याद रखो कौन कौन है ब्रेन स्टेम में। तो 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम पे क्वेश्चन बनता है तो वो पहला आएगा मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन है, उसके बाद है पॉन्स और उसके बाद है मेडुला। सेरिबेलम नहीं है ब्रेन स्टेम में, सेरिबेलम को कंसीडर नहीं करना है। तो ऊपर का आ गया मिड ब्रेन, वो नीचे का आ गया पॉन्स और नीचे आ गया मेडुला। तो उन्होंने एक सीक्वेंस से लिया हुआ है, ये पीछे के साइड में सेरिबेलम है ना, तो उसको कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। तो ये आ गया ब्रेन स्टेम। आगे ब्रेन स्टेम फॉर्म करेगा कनेक्शन बिटवीन, किसके बिटवीन कर रहा है ये, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों को कनेक्शन करना है तो कौन करेगा, ब्रेन स्टेम करेगा। समझ में आ गया। तो यहां तक जो एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों जो मेंशन किया गया है वो हमने यहां तक डिस्कस किया। अब यहां से आगे एक कुछ समरी के पॉइंट दिए गए हैं, उसको भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक जो है यहां पे हर एक लाइन को, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, क्योंकि एक एक लाइन पे क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं। देखो तुम लोगों को पॉइंट तो समझ में आ गया, लेकिन उस लाइन को ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। और यही हमारा प्रयास है कि आपका हर एक क्वेश्चन सही आए, हर एक लाइन आपको अच्छे से समझे। इसीलिए ये हमारे एनसीईआरटी रीडिंग है, इसीलिए हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। और जो भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, वहां पे पूछ सकते हो कि जो भी आपको लग रहा है कि ये नहीं समझ आया या जो भी डाउट्स है तो, राइट। अब आगे समरी क्या देखते हैं। तो न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट कर रहेंगे फंक्शन एज वेल एज मेटाबॉलिक एंड होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। न्यूरॉन्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स है ड्यू टू द डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसके वजह से। उसके बाद बोला है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द resting neural membrane is called resting potential. दूसरा, the neural or nerve impulse is conducted along the axon membrane in the form of wave of depolarization and repolarization के फॉर्म में भी होते हैं। जैसे हमने बोला ना, पोलराइज, डिपोलराइज, रिपोलराइज, ये हमने देखा। Synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft, है ना, may or may not be separated बोला है, उसको सिनेप्टिक क्लिप बोलते हैं। केमिकल इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस एट अ केमिकल सिनेप्सिस आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, तो केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे, ठीक। ह्यूमन नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम and peripheral neural system. The CNS consists of brain and spinal cord. Brain can be divided into 3 major parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum is longitudinal, divided into 2 halves that are connected by corpus callosum. A very important part of forebrain called hypothalamus control the body temperature को control करेगा, eating, drinking को control करेगा. Inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure form a complex structure called limbic system, जैसे amygdala, hippocampus आएगा, and which is concerned with the
ऑल्फैक्शन, देखो अब ये वाला जो है वो अभी तक हमको नहीं दिया हुआ था, तो लिम्बिक सिस्टम विच इज कंसर्न विद द ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी लोब, सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्शन, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज जो भी एएनएस से रिलेटेड आएगा, है ना, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर आएगा, देन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशन, ये भी लिम्बिक सिस्टम करेगा। मिड ब्रेन रिसीव इंटीग्रेट विजुअल, मिड ब्रेन में हमने बोला था कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्रूरा सेरेब्री, सुपीरियर कॉलिकुला, इंफीरियर कॉलिकुला, इसी में बोला है कि विजुअल मतलब दिखने वाला जो है, और टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट, तो सुपीरियर कॉलिकुला विजुअल से रिस्पॉन्ड देगा और इंफीरियर कॉलिकुला साउंड से। तो मूवमेंट ऑफ हेड अकॉर्डिंग टू लाइट या विजन और मूवमेंट ऑफ हेड अकॉर्डिंग टू साउंड, तो ये हमने देखा। उसके बाद मेडुला कंटेन सेंटर्स, ओके, उसमें हाँ इसके और एक पॉइंट बचा है ऊपर, हाइंडब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइंडब्रेन में ये आ गया। द सेरिबेलम इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनल ऑफ द ईयर, ईयर के अंदर क्या होती है, सेमी सर्कुलर कैनल, और सेमी सर्कुलर कैनल का काम होता है बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये वर्ड याद रखो, ये लाइन आ सकती है क्योंकि देखो ईयर में है सेमी सर्कुलर कैनल, वहां पे ये सेरिबेलम में है, वो आएगी बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये काम करेगा, ठीक है। एंड देखो ये ईयर में है एंड द ऑडिटरी सिस्टम में प्रेजेंट है, तो उसका ही काम होता है बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो मेडुला कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल द रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, और पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर टैग दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन के अलग अलग डिफरेंट रीजन को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो इसी तरह हमने अभी ये कंप्लीट किया है न्यूरल सिस्टम, ओके। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पे खत्म होता है। ऐसे ही धमाकेदार और जबरदस्त, है ना, ढासू स्टेटमेंट्स अगर एनसीईआरटी के आपको याद रखने हैं और मार्क्स आपको लाने हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है, तो हमारे डीसी बायोलॉजी को सब्सक्राइब करो और हमारा हर एक वीडियो देखते रहो और शेयर करो। थैंक यू।